वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएससी TRE2 ये 3.0 के लिए जो तैयारी आप लोगों को करवा रहा हूं, जिसमें कि मैं पहला चैप्टर 9th क्लास के ज्योग्राफी का ऑलरेडी करवा चुका हूं। यानी कि स्थिति और विस्तार से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उन तमाम बातों को आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत किया था। और आज मैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जो भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच है, इसका लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़कर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और यदि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की आदत होगी तो निश्चित रूप से 90 प्लस स्कोर आप कर पाइएगा। इसलिए मैं चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन पढ़कर आप लोगों के समक्ष समझाने वाला हूं। आप लोग इसे बहुत ही लिटरली देखिएगा तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है बेहतर करने से। क्योंकि जैसा कि आप खास करके सोशल साइंस में आप देख रहे हैं, इस बार भी 80 प्लस गया है कट ऑफ, यानी 82 के आसपास, 83 के आसपास कट ऑफ गया है। 83 जनरल का, 77 MBC का गया है। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि TRE 3.0 के तहत जो सोशल साइंस का एग्जाम होगा उसमें चूंकि सीटें भी बहुत कम होगी, तो आप जान लीजिए 90 प्लस जिनका स्कोर होगा उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। अन्यथा सिलेक्शन के बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये लाइन बाय लाइन जहां तक होगा, एक चैप्टर को 2 दिन में होगा तो मैं 2 दिन में करा दूंगा, चूंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखिएगा, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत है तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाले विशाल मैदान फैले हुए हैं। अर्थात यहाँ सभी प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलाकृतियां सभी जगह एक समान नहीं है। यानी विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियां पठारी भाग को काट छाट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों की खड़ी का गाढ़ ने प्रभावित किया है। इसे हम मोटे तौर पर चित्र 2.1 में देख सकते हैं। यानी भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है कि हमारा देश इतना विशाल है कि कहीं पर पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, कहीं नदियां हैं तो कहीं सागर है। तो इस तरह से ये सारी विविधताएं दिखाई देता है। अब इसमें हम लोग फिगर देखते हैं। भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार करने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भी अहम भूमिका रही है। अब उत्तर दक्षिण के बारे में यदि हम लोग देख लें तो देखिए, उत्तर की ओर हिमालय, कश्मीर घाटी, गंगा का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, मालवा का पठार, फिर दक्कन का पठार, नीलगिरी और फिर कन्याकुमारी, हिंद महासागर। यानी ये उत्तर से दक्षिण की ओर आप स्थिति देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है। यानी कि ये जो भौतिक स्वरूप है ये किस तरह से आया है, तो इसमें कई सिद्धांत हैं, जिनमें कि एक सिद्धांत जो है वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर सहमति दी है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कह रहा है कि हमारा जो है भूप्रपट्टी कई प्लेटों से बना हुआ है और उसी के आधार पर ये भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्लेटें हैं। अगर देखिए, प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग देखिएगा, मैं आपको फिर यहाँ चिन्हित कर दे रहा हूँ। यहाँ से पूछा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो राइट आंसर होगा टूजो विल्सन ने किया। कब किया? 1965 ईस्वी में किया। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादन किया।
यानी आपको पूछा जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया, तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने दिया 1967 में। आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी और 9 छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेटें, यदि बड़े प्लेट कितने हैं तो 6 हैं, ये आप नोट कीजिएगा। छोटे प्लेट कितने हैं तो 9 है। यानी बड़े प्लेट में देखिएगा ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड, अंटार्कटिक भूखंड, ये 6 बड़े प्लेट हैं। और 9 छोटे प्लेट में अरेबियन है, फिलीपीन है, जुआन द्वीपों का है, कोकोस है, नजका है, स्केटिया है, कैरिबियन, सोमालिया और बिस्मार्क। ये क्या है, छोटे छोटे प्लेट हैं। प्लेट क्या होता है, धरातल के दीर्घ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिकी अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ से खास करके ये जो बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न रहेगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भूपरपटी के सबसे पुराने भागों में से एक है। आपको पूछा जाएगा कि सबसे पुराने भागों में से कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में डूबा हुआ, अर्थात यह भाग सबसे प्राचीन, कठोर और मूल भूखंड है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन, कठोर और मूल भूखंड कौन सा है, तो राइट आंसर आप कीजिएगा ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग। यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर और मूल भूखंड है। उसके बाद देखिएगा प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के सैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण मोड़, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती है। सामान्य देखिए प्लेटों का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कौन सा प्लेट है, ये आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। मोटे तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। यानी ये जो प्लेट का सीमांत है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, यानी कि देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति में प्लेटें दिखती है, कभी कभी इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, 3 प्रकार की सिचुएशन बनते हैं। यानी कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है जैसे ये, और तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। परंतु जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाती है, तो यानी कि एक दूसरे को इस तरह से क्या होता है, रगड़ता हुआ जाता है, तो संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, यानी कि इधर से इधर गया, इधर से ये इधर गया आमने सामने, तब वे एक दूसरे टकराकर टूट जाती है, या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है जो भारी होती है, तो वो क्या करेगा कि जो कमजोर के ऊपर जो है चली जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इस प्रकार की गतियों से हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न रहता है। मैं आपको इसलिए पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ करके बता रहा हूँ। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। 5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी की आयु को कितने कल्पों में बांटा गया, 4 महाकल्प में बांटा गया। अजैविक, पुराजीव यानी प्रारंभिक, मध्य जीव यानी मेसोजोइक सेकेंडरी, नूतन जीव यानी कैनोजोइक। पुनः इन्हें कल्प में बांटा गया। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया है। यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा ही, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और जो भी मार्केट का सिर्फ गाइड पढ़ करके जाते हैं, इसलिए आप 70 पे आउट हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था।
इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था। यानी कि देखिएगा इसमें क्या होता था कि याद रखिएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़ी यानी यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था। भारतीय प्लेट इस प्रकार 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन कल्प में इन टकरावों से दोनों प्लेटों के बीच टेथिज भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में बलन हुआ और एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ जिनके निर्माण कार्य आज भी जारी है। यानी कि टेथिज महासागर जहां पे आज है ये पहले था, वहां पर आज के डेट में हिमालय पर्वत खड़ा है। तो इस प्रकार अब जो है हम लोग इसको भी समझ सकते हैं कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था और इसके मध्य में टेथिज सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है और वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है। यानी कि गोंडवाना लैंड, आपको मैं एक समझा दूं कि पैंजिया क्या है। तो पैंजिया जब सभी के सभी महादेश एक साथ जुटा हुआ था उसे पैंजिया कहा जाता था, लेकिन कालांतर में दरार उत्पन्न होने के कारण पैंजिया में दरार उत्पन्न हो गया और उसका कुछ भाग उत्तर की ओर गया। जो भाग उत्तर की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं और ये जो भाग उत्तर की ओर गया उसे अंगारा लैंड कहते हैं और जो भाग दक्षिण की ओर खिसका उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और दोनों के बीच में टेथिज महासागर था और टेथिज महासागर जहां आज पहले था आज के डेट में वहां पर हिमालय है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे अपने से भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से आगे मैं बढ़ रहा हूँ कि हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में टेथिज के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उन अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों पर दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। अब ये विशाल मैदान भी आप देख पा रहे हैं और ये भू अभिनति देखिए, टेथिज सागर था, ये देखिए हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, ये कुनलुन पर्वत, नए मोरदार पर्वत का निर्माण का प्रोसेस बताया गया। देखिए यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ। सागरों से टकराती लहरों और पठार से चलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि दक्षिण लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल निक्षेप द्वारा हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, तो प्रवाल निक्षेप से हुआ है। इस बार TRE 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय, 28% पठारी, 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। इस बार यही क्वेश्चन पूछा दोस्तों TRE 2.0 में कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी था। हालांकि 27% ऑप्शन सही माना है, तो आप यदि 28 नहीं था तो आप 27 भी मार करके आ जाते तो सही होता, और इस बार हम लोगों ने सही 27 मारा और वो सही हो गया है दोस्तों। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा पर्वतीय कितना है, 11% है, पठार कितना 28%, पहाड़ी कितना है 18%, मैदान कितना है तो 43% है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न इस बार भी पूछा गया, निश्चित रूप से अगले बार भी पूछा जाएगा। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है और उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर तक है। और इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है और इनमें अधिकतर चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेप भ्रंश मिलते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से बेहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इनमें कश्मीर में डल एवं वुलर झीलें, आपको पूछा जाएगा कि ये डल और वुलर झील कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। और इसके प्रमाण है उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में यानी हिमाचल 1000 मीटर से अधिक गहरी जॉर्ज पाई जाती है जिसमें नदियां प्रवाहित होती है। इस भूभाग के दक्षिण यानी शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर घाट से निकलकर पूरब की
ओर जाता है। यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्वी की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां ये पटकोई यानी अरुणाचल प्रदेश, नागा यानी नागालैंड, मणिपुर तथा लुसाई मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो मणिपुर और लुसाई ये कहाँ पे है? मिजोरम। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मिजोरम। और हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमालयाँ मिलती है। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बेआको तथा बतूरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से जोजिला, बुर्जिल, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, सिपकिला, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में थांगला तथा सिक्किम में नाथुला और जालेपला दर्रा प्रमुख है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि थांगला दर्रा कहाँ पे है? तो ये उत्तरांचल में है। और सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा है दोस्तों। जालेपला कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में ही है। ये सभी क्वेश्चन एकदम पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उसके बाद उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है, जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। यानी जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन और आदि पूरब में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करती है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्वत जल विभाजक का काम करती है? ये BBI है दोस्तों। ये अरावली पर्वत जल विभाजक का काम करती है। यानी भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। सतपुरा के यानी नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। सतपुरा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछाड़ी भाग का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अति महत्वपूर्ण सभी प्रकार के कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप सेट बनाए होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन मिला है। तो आप इस तरह लाइन बाय लाइन यदि पढ़ लीजिएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे कर पाए। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि सह्याद्री पर्वत किसका नाम है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का नाम है। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। यानी पश्चिमी घाट में 3 दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं जो अत्यंत कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियां बहती है। यानी कावेरी, महानदी, कृष्णा ये कहाँ बहती है? पूर्वी घाट में बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, यानी महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश का नलामलई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पालगोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में। वेलिगोंडा तथा तमिलनाडु का ये वेलिगोंडा, पालगोंडा और नलामलई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु का अन्नामलई, पचामलई, शिवरायपल्ली, वेलगिरी प्रमुख है। ये सभी के सभी जो है पूछा जाता है कि अन्नामलई की पहाड़ी कहाँ पे है? ये शिवराय की पहाड़ी कहाँ है? पालनी की पहाड़ी कहाँ है? पालनी पहाड़ी कहाँ पे है? वेलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो ये सभी तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ताकि 2 दिन में चैप्टर समाप्त कर पाएं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण में कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। दक्षिण के पठार और के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान देखिएगा, तटीय मैदान है। पश्चिम में तटीय मैदान क्या है कि कटा छटा है, जबकि पूर्वी भाग में ये समतल और चौड़ा भी है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उमजन अपलिफ्टमेंट से बना हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान के
उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। तो थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा के लंबवत फैले हैं। दक्षिणी भाग में यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है। वहाँ बालू के टीलों का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार, किंतु ये देखिए फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, किंतु दूसरी ओर इनकी ढाल अधिक खरा होता है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक है। चलिए मैं फिगर बता दूं। यहाँ से प्रश्न रहता है दोस्तों, देख लीजिएगा कि ये जो है कुनलुन कहाँ पे है? देखिएगा यहाँ पर है। पामीर का ग्रंथि यहाँ पे है, आप इसे देख पा रहे हैं। देखिए कैलाश पर्वत यहाँ पे है, सुलेमान श्रेणी यहाँ पर है। और देखिए आगे हम लोग देखेंगे कोरोमंडल तट, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये देखिए कोरोमंडल तट है, ये देखिए मालाबार तट है, ये देखिएगा यहाँ कोंकण तट है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग एक तरफ से लिटरली लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारत के कितने भौतिक विभाग है, यानी सामान्य तौर पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन लाइन टू लाइन यदि पढ़ने की आपको आदत हो गई, अभी से अगस्त में होगा TRE 3 का एग्जाम, तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ लाइन बाय लाइन, मैं अब किताब भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको यदि सिर्फ देख के समझना है, आपको सुनकर समझना है, तो निश्चित रूप से आपको याद बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। मैं अभी 9th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, ये ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ, इसके बाद 10 क्लास का ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर 9 क्लास का जो हिस्ट्री कराऊंगा, 10 क्लास का हिस्ट्री कराऊंगा, अब और लगातार GS का भी क्लास में आपको कराऊंगा। आप मेरे साथ तैयारी स्टार्ट कीजिए, निश्चित रूप से बेहतर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।